वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में जैसा कि आपने देखा कि कल हमने बात करी थी कि हमारे वैद्य त्रिलोकचंद जी द्वारा लिखित हमारा आयुर्वेद ग्रंथ हम प्रतिदिन पढ़ेंगे। जिस तरीके से रामचरितमानस, भागवत गीता या पढ़ा जाता है घरों में, तो आज से कल से हमने पढ़ने लिया है। और आज हमारे पास संयोग और सहयोग, मतलब कहिए कि बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हमारे भाई हैं विष्णु जी, जो भरतपुर राजस्थान से आए हैं। तो पहले विष्णु भाई अपना परिचय भी दे देंगे और उसके बाद आज मैं चाहता हूँ कि हमारा आयुर्वेद की पुस्तक का जहाँ हमने कल पढ़ा था उसके बाद के कुछ पेज को विष्णु भाई पढ़ेंगे, आपके सामने समक्ष रखेंगे। तो विष्णु भाई। जी, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। मैं विष्णु फौजदार भरतपुर राजस्थान से पेशे से टीचर हूँ और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण में हम भी अपना जो सहयोग बनता है वो हम भी रसोई चिकित्सा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं जितना हमारे से हो पाता है। हाँ, तो भैया आपसे मैं चाहता हूँ, आप शिक्षक भी हैं तो आज बच्चों को आप पढ़ने के लिए बोलते थे, आज आप खुद पढ़ो। ठीक है। तो आयुर्वेद के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा है, मतलब हमारा आयुर्वेद पुस्तक में पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक जो भी लिखा हुआ होगा शब्दों में हम उसे पढ़ेंगे। मतलब वैद्य त्रिलोकचंद जी की खोज के हिसाब से उनके 58 साल 60 साल के अनुभव के आधार पे जिन शब्दों को जिन तरीके से हमारे घर तक हमारा आयुर्वेद पहुंचा रहे, बचा रहे, उसके बारे में भी जो भी उनका है। और उसके बाद आयुर्वेद का ज्ञान है, बहुत सारे परीक्षित उपचार हैं, रोगों की जानकारी है, नाड़ी विज्ञान की जानकारी है, ये सभी चीज़ें हैं इस पुस्तक में। लेकिन हम पुस्तक को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से मैं अध्ययन करता हूँ, आप ये समझ लें कि आने वाले समय में मैं जो भी अध्ययन करूँगा, होम्योपैथ की जो अध्ययन करूँगा उसकी एक वीडियो क्लिप पे जा रही है, मतलब मैं अध्ययन करते हुए अपनी वीडियो बनाऊँगा, आप तक पहुँचाऊँगा कि मैं क्या पढ़ा, रसोई घर के बारे में क्या पढ़ा, कभी परंपराएं पढ़ी तो कैसी पढ़ी, कहानियाँ पढ़ी तो कौन सी कहानियाँ पढ़ी आज मैंने, वो सारी चीज़ें मैं इस प्रयास में हमारी इस कड़ी में है। तो हमारा आयुर्वेद की एक कड़ी जो पढ़ रहे हैं, तो आज हमारे बीच में हैं विष्णु भाई पढ़ेंगे और मैं सुनूंगा। आपकी तरह मैं भी श्रोता हूँ आज। आयुर्वेद के विरुद्ध षड्यंत्र। बौद्ध काल में आयुर्वेद खूब फूला फला, परंतु शल्य चालुक्य क्षेत्र में इस पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि उनका विश्वास था कि इससे जीवों की हत्या होती है। अंग्रेजों ने एलोपैथी को फैलाने के लिए आयुर्वेद को गडरियों की विद्या बतलाई। एक इंजेक्शन से भी जब गांव के लोग ठीक होने लगे तब उनके मन में यह बात घर कर गई कि एलोपैथी एक महान और चमत्कारी चिकित्सा है। एलोपैथी की दवाएं रिएक्शन के रूप में मौत तक देती हैं। इस तथ्य का आभास उन्हें 40-50 वर्ष बाद हुआ जब उनके साइड इफेक्ट आने लगे। तब तक वे अपनी जड़ी बूटियों की पहचान व अनुभूत नुस्खों से कईयों को बुला चुके थे। अब तक वैद्यों को संख्या, अफीम, भांग को रखने का अधिकार था, वे सब अधिकार उनसे छीन लिए गए। बहाना बनाया गया कि वैद्यों के हाथों में संख्या न दें, ऐसा न हो कभी वे आत्महत्या कर लें। आयुर्वेद पर समय समय पर हमले होते रहे। 1984 में मेरठ में एक एलोपैथी डॉक्टर ने आंखों के ऑपरेशन का कैंप लगाया था जिसमें लगभग 100 व्यक्ति अंधे हो गए। अखबार में खूब चर्चा हुई, परंतु जहाँ तक एक जानकारी है उस डॉक्टर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका नज़ला आयुर्वेद पर गिरा तथा स्वर्गीय इंद्र सिंह भटनागर के लड़के हरीश भटनागर को मोतियाबिंद का उपचार मात्र 5 मिनट में बिना ऑपरेशन के करते आ रहे थे। उपचार के तुरंत बाद रोगी सुई में धागा भी डाल सकता था। आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद की यह उपचार पद्धति सस्ती व सरल थी। इस विद्या को बचाने व जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना भी की थी। यह विद्या उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी सुश्रुत काल से चली आ रही थी, परंतु मेरठ की घटना की आड़ लेकर आयुर्वेद से द्वेष करने वालों ने उनके कॉलेज पर पाबंदी लगवा दी। आयुर्वेद क्यों पिछड़ा? यदि यह जानना हो तो हमें ध्यान देना होगा कि प्राइवेट कॉलेज व गुरु शिष्य परंपरा के खत्म होते ही वैद्यों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। कॉलेज के माध्यम से सरकार उतने वैद्य पैदा नहीं कर सकती जितने हर मोहल्ले व गाँव में पैदा होते थे। हमने विषय क्रम के साथ संहिता क्रम से अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दिया। हम एलोपैथी के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। एलोपैथी 5-7 वर्षों की हो तो आयुर्वेद 2-3 वर्ष का क्यों हो? इसे भी 5 वर्ष का होना चाहिए। एलोपैथी के डॉक्टर केवल चिकित्सा पर ध्यान देते हैं तो वैद्यों को भी केवल चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एलोपैथी की दवाइयाँ
केवल फार्मासिस्ट बनाता है, उसे दवाइयों के प्रयोग की जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार आयुर्वेद की दवाइयों को भी फार्मासिस्ट ही बनाए। यदि कभी ऐसा हो गया तब वैद्य वैद्य नहीं रह जाएगा, आयुर्वेद आयुर्वेद नहीं रह जाएगा। डॉक्टर की तरह वैद्य को न तो आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने की तरकीब याद रहेगी, ना ही उसके अनुपान का ज्ञान ही रह जाएगा। जहाँ तक जानकारी है, छात्रों को पाठ्यक्रम में दवाइयों के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें केवल पेटेंट दवाइयों का ही ज्ञान कराया जाता है। मेरे ध्यान में ऐसे भी वैद्य आ चुके हैं जिन्होंने BA MS कर रखा है, परंतु आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करने में उन्हें डर लगता है। आज भी कई लोग मंत्रों से, कुछ अन्य अग्निदग्ध क्रिया से, कुछ नसों को मलकर एक्यूप्रेशर थेरेपी, कुछ विषों से, कुछ क्षार से चमत्कारी चिकित्सा करते हैं। कुछ ऐसे वैद्य भी हैं जो अनपढ़ होते हुए भी गुरु शिष्य परंपरा से औषध निर्माण में पूर्ण निपुण हैं। ऐसे लोगों से भी यदि सरकार मदद ले तथा उन्हें भी मान सम्मान दे तो देश में आयुर्वेदिक औषध निर्माण में काफ़ी मदद मिल सकती है। मैंने इस पुस्तक में जो नुस्खे दिए हैं उनके लिए सन 1960 से विभिन्न पत्रिकाओं जैसे दैनिक वीर अर्जुन, साप्ताहिक धर्मयुग, हिंदुस्तान, कल्याण मासिक, स्वास्थ्य अजमेर, आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका, आरोग्य धाम, चरक संहिता, चिकित्सा चंद्रोदय, रसतंत्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह, भेषज रत्नावली, आयुर्वेद सुधानिधि, चिकित्सा कल्याणी, आयुर्वेदीय रससार की मदद ली है तथा पुस्तक में दिए हुए नुस्खों में से कुछ वैद्य राज त्रैमासिक आयुर्जीवन नुस्खों को स्वयं या अपने सहयोगी वैद्यों ने आजमाया तथा जन साधारण के अनुभव में लगभग 55-60% ऐसे नुस्खे भी हैं जिन्हें मैंने सन 1960 से अब तक विभिन्न प्रांतों के लोगों से बहुत अनुनय विनय से प्राप्त किया। उन लोगों के पास ऐसे ऐसे गुप्त नुस्खे थे, यदि मैं प्रयास न करता तो वे उनके साथ ही चले जाते। मेरे मन में हमेशा एक टीस रहती थी कि मैंने समाज से जो नुस्खे प्राप्त किए हैं उन्हें निर्धन से निर्धन व्यक्ति तक पहुंचा सकूं, ताकि वे आधुनिक लालची चिकित्सकों के हाथों लुटने से बच सकें। मैं यहाँ फैले और गुर्दे का ऐसा विवरण देना आवश्यक समझता हूँ जिससे चिकित्सकों को चिकित्सा में मार्गदर्शन मिलेगा। जब डॉक्टर बतलाते हैं कि रोगी की किडनियाँ खराब हो गई हैं तथा इन्हें बदलना क्यों कहें, तब आप सबसे पहले रोगी को गौमूत्र अर्क देना शुरू कर दें। गौमूत्र अच्छा टॉनिक है, यह खून को जमने नहीं देता। ऐसा ही वर्णन कल्याण पत्रिका के भाग 73 संख्या पृष्ठ 5 653 से 655 पर छपा था, जिसमें डॉक्टरी रिपोर्ट में एक 17 वर्ष की लड़की के दोनों गुर्दे फेल होने की रिपोर्ट देते हुए उसे बदलने की सलाह दी थी। परंतु एक आयुर्वेद चिकित्सक का कहना था कि रुग्ण के रोग का विवरण सुनकर ऐसा लगता है कि गुर्दे के ऊपर जो नेफ्रॉन्स, एक प्रकार की छन्नी जो अशुद्ध रक्त को छानने का काम करती है, उस पर तीव्र औषधियों के असर से खून गाढ़ा होकर जम गया है, इसलिए रक्त छानने की क्रिया बाधित हो रही है। अतः रुग्ण का गौमूत्र अर्क दिया जाए तो नेफ्रॉन्स पर जमा खून पिघल जाएगा, तो नेफ्रॉन्स के खून का छन्ना शुरू हो जाएगा, तब गुर्दे बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ही हुआ, उस लड़की को गौमूत्र का सेवन शुरू कराया गया। रुग्णा 15 दिनों में ही ठीक हो गई। इन्हीं वैद्य जी का यह भी कहना है कि यदि किसी रोगी के शरीर पर एकाएक सूजन आ गई हो, थल्ली पर रक्त जमना मेन कारण मानकर गौमूत्र देना शुरू कर दें। इनका यह भी कहना है कि जिसके गुर्दे खराब होंगे उसके शरीर पर पिछले 2-3 वर्ष से सूजन आ रही होगी, तब आप माने कि गुर्दे खराब होने की निशानी हो सकती है। पाठकों को मैं यह भी बतलाना चाहूँगा कि इन पुस्तकों से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, उल्टा मुझे आर्थिक हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में और कोई होता तो शांत बैठ जाता, परंतु मेरे पर तो एक सनक पागलपन सवार है कि समाज के लोगों से जो नुस्खे एकत्र किए हैं, दुनिया से जाने से पहले उन्हें समाज को सौंपता जाऊं। मुझे यह भी मालूम है कि मेरे पास जो नुस्खे हैं उन्हें मैंने नहीं छपाया तो मेरे बाद वे फाइलों में दबे दबे नष्ट हो जाएंगे। देश में चिकित्सा हेतु कई पद्धतियाँ हैं, परंतु इस वक्त मैं केवल आयुर्वेद व एलोपैथी की बात करना चाहूँगा। इन दोनों पद्धतियों को जनमानस में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए लोकसभा में इनसे संबंधित एक्ट पास किए गए। एलोपैथ के लिए MCI एक्ट 1956 तथा आयुर्वेद के लिए इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 बनाया गया। एलोपैथी वालों ने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किया। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार हेतु CCIM संस्था का निर्माण किया गया। आयुर्वेद के लिए एक्ट 1970 एक आशा की किरण थी। स्वर्गीय पंडित शिव शर्मा जी वैद्य पहली बार MP बनकर चुनकर गए तथा संसद सदस्यों के बीच रहकर उन्होंने आयुर्वेद को बहुत कुछ दिलवाया, परंतु देश में आयुर्वेद का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उसके बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक भी शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक को आयुर्वेद की सेवा के लिए संसद में नहीं भेजा।
आयुर्वेद की कई दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु वैद्य समाज कुछ नहीं कर पाया। अभी ताज़ा उदाहरण पर पारद से बनी दवाओं पर प्रतिबंध लगा है। CGHS में आयुर्वेदिक दवाएं भी सप्लाई होती हैं, परंतु पता चला है उन दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। ये सौतेला व्यवहार आयुर्वेद के साथ तब तक होता रहेगा जब तक सरकार में बैठे लोग अपना स्वार्थवश उनका साथ देते रहेंगे। आयुर्वेदाचार्य BAMS के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि MCI एक्ट 1956 में कई संशोधन किए गए। 16 जून 1964 को इस एक्ट में धारा 19 के में यह विधान पारित किया गया कि भारत में यदि कोई विश्वविद्यालय या संस्था अथवा कॉलेज एलोपैथिक ट्रेनिंग देता है तो उसका पाठ्यक्रम MCI ही बनाएगी, तभी उस पाठ्यक्रम को एलोपैथी का योग्य माना जाएगा। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि CCIM को अपने अधीनस्थ कॉलेजों में एलोपैथी का पाठ्यक्रम पढ़ाने का कोई कानूनी अधिकार है ही नहीं। MCI एक्ट 1956 एक में यह व्यवस्था की गई है कि स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन के लिए केवल मेडिकल क्वालिफिकेशन की ही मान्यता होगी। इसके बाद यह नियम बन गया कि ऐसी कोई क्वालिफिकेशन जिसे MCI जब तक मान्यता ना दे तब तक क्वालिफिकेशन को मेडिकल रजिस्टर में कोई भी सरकार रजिस्टर नहीं करवा सकती। अब आप खुद सोचिए, जब जनता से चुनी सरकार को भी कोई अधिकार नहीं, तब CCIM अपने कॉलेजों में एलोपैथी को किस कानून के तहत बढ़ा रही है। 16 जून 1964 को MCI एक्ट 1956 की धारा में उपधारा 2 जोड़कर यह संशोधन लाया गया कि कोई व्यक्ति स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एलोपैथिक से चिकित्सा नहीं कर सकेगा। ये सभी विचार चिकित्सा पल्लव विशेषांक 2013 के संपादकीय, जिसके संपादक डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी से लिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए इस पत्रिका का अवलोकन करें। ऐसा न हो कि भविष्य में कभी कोई सरकार ऐसा सख्त कदम उठा ले कि BAMS वाले एलोपैथिक की कोई भी दवा ना लिख सकते, तब क्या स्थिति होगी उन चिकित्सकों की जो आयुर्वेद को तो बुला चुके हैं, एलोपैथिक वे कर नहीं सकेंगे। अभी भी समय है कि वे साथ साथ आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करना शुरू कर दें। इसके लिए वे महीने में 3-4 दिन गुजरात केरल के आयुर्वेदिक डॉक्टरों की देखरेख में आयुर्वेद में प्रैक्टिस करें या किसी शुद्ध हस्त चिकित्सक के पास जाकर आयुर्वेद का प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करें। इसी के साथ में मेरी पुस्तक हमारा आयुर्वेद भूले बिसरे आयुर्वेद के अद्भुत नुस्खों व रोगों का परिचय, जिसके पहले 4 खंड तथा एक परिशिष्टांक प्रकाशित था, सबको एक स्थान में संकलित कर दिया गया है, का अध्ययन करें। इस पुस्तक से आपको चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ प्रत्येक आयुर्वेदिक चिकित्सक रस तंत्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह 2 खंडों में कृष्ण गोपाल राजस्थान वालों की यह पुस्तक अपने पास जरूर रखें। दवाएं, इस पुस्तक में दवाएं बनाने व उनके प्रयोग करने की विधि बहुत सरल ढंग से बताई गई है। एक समय था जब आश्रम में विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाया जाता था। उस समय के ऋषि अपने शिष्यों को अपना ज्ञान देने में सुख का अनुभव करते थे। धीरे धीरे समय के साथ जिनके पास भी जो ज्ञान था वे किसी को देने के बजाय अपने ही साथ ले गए। दूसरी ओर एलोपैथिक चिकित्सक अपनी खोजों में उन्हें जो कुछ नया मिलता था उसे अपने साथियों के बीच बांटने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। ऐसे ही लगनशील युवकों की आयुर्वेद को आवश्यकता है। BAMS चिकित्सक अपनी थोड़ी सी गलती के कारण फंस ना जाएं, इसके लिए डॉक्टर कुलदीप राज, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर 9761617385 वालों ने कुछ सुझाव दिए हैं जो इस प्रकार है। प्रिस्क्रिप्शन स्लिप 2 प्रतियों में कार्बन कॉपी बनाएं, एक रोगी के दे दूसरे अपने पास रखें। प्रिस्क्रिप्शन बनाने में थोड़ी सी सावधानी बरतें तो आप कई तरह के कानून झंझटों से बच सकते हैं। रोग का निदान एलोपैथी की भाषा में न लिखकर आयुर्वेद की भाषा में लिखें, जैसे फीवर को जोर लिखें। जहाँ स्पष्ट रूप से निदान ना हो सके वहाँ स्रोत अनुसार लिख सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी को यकृत विकार, किडनी फेलियर को वृक्क विकार लिखें। दवाएं भी एलोपैथी के बजाय आयुर्वेदिक लिखें। अपने औषधालय पर केवल आयुर्वेदिक दवाएं ही रखें, अन्य नहीं। इससे क्या फायदा होगा? यदि आप रोग का नाम आयुर्वेदिक भाषा में तथा दवाएं भी आयुर्वेदिक की लिखेंगे, तब यदि किसी को कोई समस्या आती है तथा वह शिकायत करता है तो उसकी जांच के लिए जो भी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वह आयुर्वेदिक सिस्टम का ही होगा। ऐसा अधिकारी आपकी बात को अच्छी प्रकार सुनेगा और समझेगा भी। यदि प्रिस्क्रिप्शन व दवाएं दोनों एलोपैथी भाषा में लिखी, तब जांच अधिकारी मॉडर्न मेडिसिन वाला होगा जो आयुर्वेद से अनजान होगा तथा आपका पक्ष सुनना भी नहीं चाहेगा। जी, जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई, आपने इस पुस्तक का पढ़ा, हमें सुनाया पढ़कर, और मुझे आज मैं आप
पढ़ रहा था, तो आप जब पढ़ रहे थे मैं सुन रहा था और दिखता भी जा रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जब प्रत्यक्ष रूप से किताब पढ़ी जाती है, तो जिस तरीके से इसमें बैत त्रिलोकचंद जी ने बोला कि जो भी उनके जीवन के अनुभव थे और वो अभी भी अथक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि किताबें जो पहले छपी थी 500 प्रतियाँ वो समाप्त हो गई है। उन्होंने बहुत सारी किताबें दान में दे दी और बहुत सारी किताबें दान में दे दी थी। तो फिर भी पुनः दोबारा हमारे प्रयास से, हम सभी के प्रयास से हमारा आयुर्वेद की पुस्तक दोबारा प्रकाशन में जा रही है। अभी भी समय है, हम उसके प्रकाशन जो प्रतियाँ भी छप रही है, मात्र 300 ही छपा रहे हैं। तो अगर आप लोगों की बैत त्रिलोकचंद जी के पर्सनल नंबर पे मैसेज करते हैं, संदेश करते हैं, तो अभी भी छपाई में जानी है। 2-4-10 दिन का समय है, तो ज़्यादा भी छाप सकते हैं आपके लिए, नहीं तो फिर दोबारा छप जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी कम क्वांटिटी में छपती है तो थोड़ी सी समस्या होती है। और उम्र में वो 82 साल के हैं, तो मैं भी नहीं चाहता कि उन्होंने जो मेहनत करी है 65 साल में आयुर्वेद को बचाने के लिए और भूले बिसरे नुस्खों को इकट्ठा करने के लिए, तो आप लोगों से वंचित रहे, भविष्य से वंचित रहे। तो आप लोगों का जो सहयोग हो सकता है, आप बैत त्रिलोकचंद जी के नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगा, आप उन्हें पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करें और उनसे बोलें कि आप आपके लिए एक प्रति बुक कर लें, ताकि उन्होंने जो मेहनत करी है उन्हें लगे कि हाँ, जो मैंने किया है मेरा समाज उस चीज़ को समझ रहा है। अब मैं थोड़े से 2-4 पेज मैं पढ़ लूँ। तो किताब ग्रंथ बहुत बड़ी है, सिर्फ 10-4 मिनट के अंदर ही, क्योंकि काफ़ी समय हो गया आपको सुनते हुए, तो मैं नहीं चाहता कि आज के समय में हर इंसान के पास समय का अभाव होता है। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि अपील किस किस से करनी है आयुर्वेद को बचाने के लिए। तो अब समाज सेवियों से अपील है। समाज सेवियों के बारे में लिखा गया। समाज सेवियों से मेरे लिए कुछ सुझाव है, बैत त्रिलोकचंद जी का सुझाव है। ऐसे समाज सेवी लोग जो आयुर्वेदिक अस्पतालों तो ज़रूर खोलें तथा साथ ही आयुर्वेद की अच्छी पुस्तकें बाज़ार से खरीदकर अपने शहर की बड़ी लाइब्रेरियों में रखवाएं, ताकि लोगों को अधिक से अधिक रुचि आयुर्वेद में बढ़े। चूँकि आयुर्वेद पे तरह तरह के कानून बनाकर उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। संसद में आयुर्वेद पर कोई प्रतिनिधि न होने के कारण आयुर्वेद की सुनवाई नहीं होती। इसका एक ही हल है कि ऐसे प्रतिबंधों को हटवाने के लिए हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस इतनी मोटी होती है कि आयुर्वेद पर समय समय पर लगे प्रतिबंधों को हटाना चाहें तो उसकी आर्थिक मदद करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वे मन मार कर बैठ जाते हैं। आयुर्वेद की कई दवाओं पर पाबंदी लग गई है। वैध संख्या को, जो आर्सेनिक है, जहर होती है, संख्या को रख नहीं सकते। समुद्र में से निकलने वाली कौड़ी, सीप, मोती, शंख पर पाबंदी लग चुकी है। इनमें कई चीज़ें अपने आप ही समुद्र से बाहर आ जाती है, या मछलियों के लिए जो जाल डाले जाते हैं उसके साथ बाहर आ जाते हैं। आयुर्वेद में जो इंजेक्शन बने थे, उल्टे सीधे तर्क देकर उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पारे से जो दवाइयाँ बनती है उन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ आयुर्वेद में जो वनस्पतियाँ हैं उन्हें भी एलोपैथी का बी पार्ट बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसी हालात में आयुर्वेद से सब कुछ छिन जाएगा। ऐसे प्रतिबंधों को हटवाने के लिए मेरे जैसे कई लोग न्यायालय में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, परंतु धार्मिक प्रवृत्ति में दंडाता मदद के लिए सामने आएँ, तभी आयुर्वेद पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ लड़ा जा सकता है। भारत के संत समाज से क्या अपील करते हैं बैत त्रिलोकचंद जी, अब उनके शब्दों में हम जानते हैं। आयुर्वेद हजारों वर्ष से देश की चिकित्सा पद्धति बनी हुई है, परंतु आज स्वार्थी तत्व आयुर्वेद पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है। यदि संत समाज इसी प्रकार मौन रहा, तब देश में आयुर्वेद को समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकेगा। अतः संत समाज अपने भक्तों को आयुर्वेद के लिए समय समय पर जागृत करें। लोकसभा, राज्यसभा शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भेजें, अपने भक्तों को आयुर्वेद के हक में खड़े रहने की प्रेरणा देते रहें। इसी के साथ जो व्यक्ति या संस्थाएं आयुर्वेद पर लगे प्रतिबंधों के लिए न्यायालय में जाना चाहे, उनकी सहायता के लिए समय समय पर अपने भक्तों से ऐसे लोगों की आर्थिक मदद के लिए प्रेरित करते रहें। बैत त्रिलोकचंद जी आयुर्वेद को बचाने के लिए, हमारा आयुर्वेद को बचाने के लिए जो अपील कर रहे हैं, उनके शब्दों को देश के राजनेताओं से क्या अपील करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं कि किस तरीके से अपील करना चाहते हैं। देश के उन राजनेताओं से जो आयुर्वेद में पूर्ण विश्वास रखते हैं तथा आयुर्वेद को खत्म होने से बचाना चाहते हैं, तो वो पार्टी से ऊपर उठकर एक आवाज़ में CCIM एक्ट 1970 में निम्न संशोधन करवाकर आयुर्वेद पर लगे प्रतिबंधों को हटवाएं।
जिसमें पहले नंबर पे है प्रत्येक आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ सभी सुविधाओं से सुसज्जित एक ओपीडी अवश्य होनी चाहिए। ओपीडी नाम मात्र के लिए ना हो। जो कॉलेज इस सत्र को पूरा न करे उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। इस बात को प्रमुख रूप से ध्यान में रखा जाए कि आयुर्वेदिक कॉलेज में अध्यापक का कोई भी पद खाली न रखा जाए। कई वर्ष पूर्व पंडित शिव शर्मा जी वैद्य बॉम्बे में सांसद चुनकर आए थे, तो उन्होंने आयुर्वेद में सांसदों की सेवा भी की तथा उन्होंने आयुर्वेद के लिए बहुत कुछ किया। एलोपैथी के कई डॉक्टर संसद में चुनकर गए हैं, परंतु शर्मा जी के बाद शुद्ध आयुर्वेद का एक भी व्यक्ति संसद में दोबारा नहीं पहुंचा। यह आयुर्वेद एवं देश की एक विडंबना है। राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है कि वो विशुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सकों को राज्यसभा में ना भेजें, राज्यसभा में भेजें। आयुर्वेद में जो भी संशोधन किए जाएं उनके लिए आयुर्वेद की विभिन्न संस्थाओं से परामर्श किया जाए। 5 नंबर, आयुर्वेद की किसी भी दवा की जांच करनी हो तो उसका मापदंड आयुर्वेदिक ग्रंथों को माना जाए। एलोपैथी के मानकों की टांग ना अड़ाई जाए। 6 नंबर, आयुर्वेद डॉक्टरों की यदि जांच करनी हो तो उसके लिए सीएमओ की बजाय आयुर्वेद के किसी अधिकारी को ये अधिकार दिए जाए। 7 नंबर, आयुर्वेद में चिकित्सकों की ABC 3 श्रेणियाँ बनाई जाएँ। जिन्होंने BAMS किया हो उन्हें A श्रेणी में रजिस्टर्ड किया जाए। अन्य जितने भी चिकित्सक हैं जो वनस्पतियों, ग्रामों, कस्बों में चिकित्सा कर्म करते हैं उन्हें B श्रेणी में रखा जाए। उनके लिए डिप्लोमा डिग्री की कोई शर्त न हो। C श्रेणी में उन्हें रखा जाए जो अपनी रसोई के मसालों से हींग, नौसादर, सुहागे, रसोई में जो सारी चीज़ें होती हैं उनसे बच्चों की चिकित्सा करते हैं। 8 नंबर, वैद्यों पर समय समय पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें पूर्ण रूप से हटाया जाए। जैसे वैद्यों पर अफीम में संख्या रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयुर्वेद में भी इंजेक्शन बने थे, उन पर कहकर प्रतिबंध लगा दिया गया कि मॉडर्न मानकों पर खरे नहीं उतरते। जबकि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद की दवाएं आयुर्वेदिक ग्रंथों के मानकों के अनुसार तथा एलोपैथिक दवाएं एलोपैथिक ग्रंथों के मानकों के आधार पर बनाई जाती हैं। फिर एलोपैथी वाले कौन होते हैं? आयुर्वेदिक दवाओं पर अपने मानक थोपने वाले। अतः कानून में संशोधन करके आयुर्वेदिक इंजेक्शनों को फिर से मान्यता दिलाई जाए। 9 नंबर पे है जड़ी बूटी से चिकित्सा करने वाले आदिवासी एवं ग्रामीण चिकित्सकों पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है। ऐसे वनवासियों के चिकित्सा करने पर यदि कोई जेल हो जाती है तब वनवासियां आदिवासी एवं ग्रामीण से जुड़े के पास जो नुस्खे हैं वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। ऐसे वनवासी क्षेत्र के चिकित्सकों पर किसी भी डिग्री का कोई शर्त ना जोड़ी जाए। वनवासियों को जंगल के पेड़ पौधे से रोजगार देने के लिए जंगल की जड़ी बूटियों की छाल, जड़, बीज इनके चूर्ण तैयार करवाकर डिब्बा बंद व्यवसाय करने की छूट दी जाए ताकि उनके रोजगार का रास्ता खुले तथा आर्थिक रूप से वो मजबूत बने। तभी नक्सल समस्या भी खत्म हो पाएगी। इसके लिए किसी BAMS के प्रमाण पत्र की कोई शर्त ना हो। हर्बल मेडिसिन जिसमें कुछ जड़ी बूटियों के साथ केमिकल मिलाकर उसे जड़ी बूटियों से बनी दवा बताकर बेचा जाता है, जबकि जिस जड़ी बूटी में केमिकल मिल गया वह आयुर्वेदिक दवा कहाँ रह गई। जैसे हर्बल्स काली मेहंदी के पाउडर के नाम का केमिकल वाला काला रंग मिलाया जाता है, इसलिए इसका कई जगह रिएक्शन होता है, जबकि मेहंदी के पत्तों वाली मेहंदी का पाउडर कभी रिएक्शन नहीं करता। इसलिए केमिकल मिली जड़ी बूटी वाली दवाओं पर केमिकल मिश्रित दवाओं का नाम दिया जाए। ऐसी दवाओं के साथ आयुर्वेदिक नाम ना जोड़ा जाए। हाँ, टाटरी, पिपरामेंट इनको हम आयुर्वेद में रख सकते हैं क्योंकि इनसे कभी रिएक्शन नहीं हुआ। वनवासी ग्रामीणों के बीच जो दाइयों का काम करती हैं, कानून बनाकर उन पर पाबंदी हटाई जाए। बल्कि ऐसे क्षेत्र की महिलाएं को 1-2 साल प्रशिक्षण देकर सरकार उन्हें तैयार करे। उनके साथ 10वीं कक्षा तक पढ़े होने की शर्त ना जोड़ी जाए। हमें दक्ष दाइयों की ज़रूरत है, आशा वर्करों की नहीं, जो मदद के नाम पर गर्भवती स्त्रियों को एलोपैथी अस्पतालों में भेजने का काम करती है। ऐसा प्रबंध किया जाए। ऐसी दक्ष दाइयाँ प्रत्येक मोहल्ले में गर्भवती स्त्रियों के लिए उपलब्ध हो। इन दाइयों को यह भी अधिकार दिया जाए कि यदि कोई केस जटिल हो तो उसकी सलाह पर संबंधित अस्पताल उस महिला को दाखिल कर ले। इस प्रकार अस्पतालों पर होने वाला मोटा खर्च भी बचेगा। आयुर्वेद के ऐसे अस्पताल बनाए जाएं जहां डिलीवरी की पूरी सुविधा हो तथा ऐसी महिलाओं की डिलीवरी टंकन भस्म, तुलसी के पत्ते, गाय के गोबर का रस देकर कराई जाए। इसके बिना किसी झंझट के सुखपूर्वक डिलीवरी हो जाती है। गांव, कस्बों, वनों में जो व्यक्ति टूटी हड्डियों को केवल 2-3 मिनट में जोड़ देते हैं, CCIM एक्ट 1970 के संशोधन
करके परंपरा चिकित्सापैथी में इनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाए। इनके सामने एलोपैथी के ट्रेंड डॉक्टर कहीं नहीं टिकते। एलोपैथी वालों से कई बार हड्डियां ठीक से जुड़ती भी नहीं। फटे मांस को जोड़ने के लिए वो लेप लगाते हैं, जिससे 8-10 दिन में फटा हुआ मांस जुड़ जाता है। मॉडर्न चिकित्सक बिना प्लेट डाले हड्डी जोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि गांव के हड्डी जोड़ने वाले जुड़ जाते हैं। मॉडर्न खपच्चियाँ लगा ये ना खपच्चियाँ लगा कर हाँ हड्डियाँ जोड़ देते हैं। खपच्चियाँ लगाकर कुछ ही दिनों में हड्डियाँ जोड़ देते हैं। सरकार ऐसा नियम बनाए कि हड्डी जोड़ने वाले ऐसे व्यक्ति इस काम को दक्ष हों। केवल ऐसे ही लोगों के शिक्षक नियुक्त करके प्रत्येक बड़े शहरों में उनके शिक्षण केंद्र खोले जाएं, ताकि हजारों वर्ष से चली आ रही इस विद्या का बचाया जा सके। 15 नंबर पे कहते हैं CCIM को अपने कॉलेजों में केवल आयुर्वेदिक कोर्स पढ़ाने का अधिकार है। इस संस्था को अच्छी तरह से ज्ञाता है कि वह एलोपैथी का जो कोर्स अपने कॉलेज में विद्यार्थी को पढ़ा रही है, MCI एक्ट 1956 के अनुसार कानूनी रूप से ऐसे एलोपैथी पढ़े विद्यार्थी एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इतना सब कुछ जानते हुए भी यह संस्था वर्षों से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यदि यह संस्था सरकार से मिलकर MCI एक्ट 1956 में संशोधन करवाने के बाद अपने विद्यार्थियों को एलोपैथी पढ़ाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का इस संस्था का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखें, देश पर एलोपैथी लॉबी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूरा दबदबा है। आयुर्वेद में सुधार के लिए जैसे कोई सरकार कदम उठाएगी, यह संगठन कई कानूनी अड़चनें खड़ी कर देने की कोशिश करेंगे। उनके बहानों को दरकिनार करते हुए CCIM 1970 के एक्ट में संशोधन किया जाए। ये हमारे वैद्य त्रिलोक चंद जी के अपील है सरकारों से, समाजसेवियों से, संत समाज से और स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार आप सभी से अपील करते हैं कि आप अपने जीवन में परंपराओं को, आयुर्वेद को, उसे बचाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, बचाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसके प्रति विश्वास और इसको अपनाना। इससे ज़्यादा मतलब जो सबसे ज़्यादा आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में जिस तरीके से पेट भरने के लिए आप भोजन करते हैं, आयुर्वेद का ही देन है, हमारी परंपराओं की देन है भोजन करना, जिससे हम पेट भरते हैं। उसके लिए हम कोई दवाई खा के पेट नहीं भरते, दवा खा के रोग करते। तो उसी तरीके से आयुर्वेद को बचाने के लिए अपने जीवन में आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, आयुर्वेद के उपचारों को अपनाएं। इसी के साथ कल पुनः मिलेंगे। कल का जो हमारा है, जो पेज आगे है, वो आभार का है, जो वैद्य त्रिलोक चंद जी आभार व्यक्त कर रहे हैं, उसको पढ़ते हुए आगे हम हमारा आयुर्वेद को जो एक तरह से मतलब इस जो पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे दिल पे भी वार कर रहा है, दिमाग पे भी वार कर रहा है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सुने, हमारे आयुर्वेद को पढ़ें, आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को सरल भाषा में समझने का भी प्रयास करें, परंपराओं की ओर लौटें, अपने रसोई घर को पहचानें। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल।